जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि पुराना मानव जंगल में रहता था, कुछ अच्छा उसे भोजन नहीं मिलता था, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी और साथ ही में कुछ तकनीकी चीजें ना होने के कारण वो अच्छे तरीके से औजार भी बना नहीं सकता था। सो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या है कि वही मानव ने सबसे पहले आरंभिक कृषि का विकास कैसे किया, कैसे उसने अपने आप को खुद में डेवलपमेंट बनाया और साथ ही में वो कहाँ रहता था और साथ ही में उसने डेवलपमेंट करके कैसे अपने खान पीनों की चीजों की आवश्यकताओं को उसने पूरा किया, यानी कि उसने खुद का डेवलपमेंट कैसे किया था, मतलब उसने कहाँ रहना स्टार्ट किया, क्या खाना स्टार्ट किया और वो कहाँ पर किया। और साथ ही में क्या है कि नहीं, और साथ ही में नहीं क्या वो प्रथम कौन से नगर के प्रथम कौन से शक्तिशाली शासक थे जिनका आज भी हमारे इतिहास की किताब में उनका हमेशा बोलबाला किया जाता है। और साथ ही में माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सच से मैं आपको मिलाने जाने वाला हूं जिस सच की वजह से या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि जिस भ्रम की वजह से लाखों लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो फिर वो सच क्या है? वो सच है कि हमारा विकारण और साथ ही में हमारा मतलब नहीं क्या सच न जानने के पीछे का हमारा विकारण वाला गुस्सा, जिसकी वजह से लाखों लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते। सो फिर माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को नहीं क्या पढ़ाने के साथ साथ मैं एक ऐसी वास्तविक कहानी भी सुनाने वाला हूं जिसके चलते हुए आप आपके जीवन में हमेशा समाधानी रहोगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमोल मानघरे और यह है मेरी इंटरेस्टिंग क्लास जहां पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है और मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ नई नई चीजों के बारे में सीखने को मिलता है और हमेशा मिलता ही रहेगा। और हाँ, जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उन लोगों को दिल से थैंक यू सो मच। ओके, सो फिर क्या है कि गाइस, जैसे ही आप लोगों ने मतलब नहीं क्या इस वीडियो का थंबनेल देखा है, क्या, कब, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, सो आज हम इसे इन डिटेल में पढ़ने वाले। सो अभी ये जो चैप्टर जो आपको देखने को जो मिलता है वो 6 की एनसीईआरटी में मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो फिर क्या है कि छठी के बच्चे के जैसे माइंड से हमें नहीं पढ़ना, हमें उसे इन डेप्थ में और हमें उसे इन डिटेल में हमें उसे पढ़ना है। सो फिर यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट आउट किया है जिन्हें हमें इन डिटेल में पढ़ना है यूपीएससी के नजरिए से। ओके, सो फिर जैसे कि मेरा यहाँ पर पहला पॉइंट है नर्मदा नदी का। सो अभी क्या है कि इस किताब में आपको एक नॉर्मल एक सेंटेंस यूज किया है कि आरंभिक मानव का यहाँ पर सबसे पहले अवशेष मिलते हैं नर्मदा नदी में, और साथ ही में उनका मानना है कि क्या है कि इस नर्मदा नदी के तट के ऊपर आरंभिक मानव ने रहना स्टार्ट किया। सो अभी यह जो 6 का जो बच्चा है, 6 का बच्चा बस इतना ही पढ़ेगा, हाँ यार आरंभिक मानव था और उसने नर्मदा नदी के तट के ऊपर रहना उसने स्टार्ट किया। लेकिन मेरे भाई, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, राइट है ना? तो यूपीएससी तो इतना हल्का सा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि क्या है कि बताओ स्टूडेंट्स कि आरंभिक मानव ने कहा कौन से नदी के तट के ऊपर रहना स्टार्ट किया था, ऐसा पूछेगी क्या? नहीं, तो उसमें थोड़ा सा हल्के से वो पूछ लेगी, इन डेप्थ में पूछ लेगी, तो उसे थोड़ा सा डेप्थ में हम देख लेते हैं। ओके, सो सिर्फ लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन लेवल कैसे चाहिए, अब चाहिए, क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हो? अमोल सर से। सो हमारा कॉन्सेंट्रेशन पूरा इधर चाहिए। ओके, सो अभी देखो, अभी नर्मदा नदी, अभी एक चीज कंसीडर करो कि अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल चीजों से कैसे अवगत कराता हूं। देखो कि अभी ये जो नोट्स है, हमें नोट्स सिर्फ किताबों से या यही से नहीं, हम खुद के माइंड से भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? अब एक छोटी सी चीज देखो, अभी नदी है, नर्मदा नदी है। ओके, सो अभी कोई भी चीज किसी ना किसी प्लेस के ऊपर या किसी ना किसी चीज के ऊपर वो स्टेबल होती है, तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि नर्मदा नदी भाई कहां पर है, उसका उगम स्थान कहाँ है, वो कहाँ से बहती है और कहाँ तक बहती है। सो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसकी जगह कहाँ पर है। सो अब ये जो नर्मदा नदी है वो क्या है? भारत के मध्य में। बताओ, भारत के मध्य में क्या आता है मेरे लाल लालियो? क्या आता है? मध्य प्रदेश आता है यार। क्या आता है? मध्य में आता है हमारा मध्य प्रदेश, यानी कि ये वाला हिस्सा। क्या आता है? ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश एंड क्या? गुजरात से बहने वाली नदी है। कहां पर है? भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली क्या है? नर्मदा नदी। ओके, अभी देखो, अब छोटा सा और दिमाग दौड़ाते। अभी नदी का देखो, अब एक सिद्धांत होता है, जैसे कि आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि नदी कभी भी क्या करती है, एक ऊंचे लेवल से, यानी कि कोई ऊंचे स्थान से अपना प्रवाह नीचे की तरफ वो जाती है, यानी कि नीचे की तरफ वो बहती है। अभी कोई नदी ऐसे तो नहीं देखेगी जो नीचे से ऊपर जा रही है एकदम सुपरमैन की तरह,
अभी ऐसे देखे है क्या कभी? नहीं देखे यार, मैंने तो कभी नहीं देखी है। अगर आपने देखी होंगी तो बताओ, नहीं देखी ना। तो अभी कोई भी नदी का क्या होता है, उनका एक प्रॉपरली एक सिद्धांत होता है कि वो क्या करता है, ऊंचे स्थान से निचली स्थान की तरफ प्रवाह करता है। सो वो कौन सा स्थान है भाई? वो है मैकॉल पर्वत। मैकॉल पर्वत का एक शिखर है। मैकॉल पर्वत के शिखर के नीचे से वो क्या करती है, अपना प्रवाह वो करती है। ओके, मैकॉल पर्वत के नीचे अमरकंटक नाम का एक शिखर है। कौन सा? अमरकंटक शिखर से वो क्या करती है, निकलती है। उसकी उत्पत्ति यहां से हुई है और उसकी लंबाई जो है, उसकी लंबाई कितनी है, कितनी है? 1312 किलोमीटर। अभी ये जो नर्मदा नदी है इस अमरकंटक से निकलती है, उसकी उत्पत्ति होती है और साथ ही में वो क्या करती है, पश्चिम में जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी खाड़ी में? खंबात की। ऑलवेज ओके, ओके ना? ओके, खंबात की खाड़ी में जाकर वो मिल जाती है, खाड़ी में वो मिल जाती। देखो अभी क्या देखे नर्मदा नदी का कि भारत के मध्य में, मध्य प्रदेश और गुजरात में वो बह रही है। साथ ही में वो उसका हमने सिद्धांत देखे कि वो मैकॉल पर्वत के अमरकंटक शिखर से उसकी उत्पत्ति हुई है, 1312 किलोमीटर लंबाई और खंबात की खाड़ी में वो बह रही है। और उसके अलावा आप लोग और भी ज्यादा डिटेल्स आप गूगल से वगैरह निकाल सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में और अगर आपको डिटेल्स वगैरह चाहिए अगर होंगी नोट्स की, तो फिर क्या है कि मैं अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं क्या एक आपको इंस्टाग्राम का नहीं क्या एक पेज में आपको रिकमेंड कर रहा हूं, जो कि नहीं क्या मतलब जो पेज क्या करता है, एक अच्छे तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस हो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजों को वो लोग यहाँ पर मतलब नहीं क्या, यानी कि मेरा खुद के ही मतलब पार्टनरशिप में ही है तो वो लोग मतलब मेरा जो पार्टनर है वो तो यहाँ पर अच्छी तरीके से पोस्ट करते रहता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वो इंस्टाग्राम की लिंक दी है, उन्हें जाकर जल्दी से जल्दी फॉलो करो और अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते रहो। ओके, सो अभी ये जो नर्मदा नदी का था वो तो हमने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ओके, सो अभी हमारा नेक्स्ट जो है हम अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और साथ ही में मैंने आपको एक चीज और बता दूं कि आखिर में मैं आप लोगों को एक कहानी भी सुनाने वाला हूं दोस्तों। और कहानी जो है तो कहानी ऐसी वैसी नहीं रहने वाली है, कहानी में आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है और साथ ही में आपको सीख भी मिलने वाली है। सो बोर होने का कुछ भी नहीं है, हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है और साथ ही में कहानी में से हमें बहुत सीख कर खुद के जीवन में एक समाधानी जीवन जीते हुए हमें हमारे लक्ष्य की तरफ हमें हमेशा बढ़ते रहना है। ओके, सो वीडियो में बने रहो आखिर तक। अभी ये जो बाकी की जो चीजें हमने नर्मदा नदी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अभी सेकंड वन है सुलेमान और किरतर पहाड़ियां। कौन सी? सुलेमान और किरतर पहाड़ियां। जैसे अभी अगर मैं 6 की एनसीईआरटी खोल के देखता हूं तो उसमें मुझे पता चलता है कि सुलेमान और किरतर पहाड़ियां भारत के कहां पर है, उत्तर और पश्चिम में। देखो अभी कहां है उत्तर, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, राइट। ये हमारे इंडिया का मैप है, दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया। ओके, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर हमारी चारों डायरेक्शंस। देखो क्या बोला है सेंटेंस ने, उत्तर पश्चिम में है। कहां पर है? सुलेमान और किरतर पहाड़ियां उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में देखो कहां है उत्तर, ये वाला उत्तर और ये वाला पश्चिम। तो अब इसके बीच में सुलेमान और किरतर पहाड़ियां है। यहाँ पे कौन सी कंट्री आती है? हमारी पड़ोसी कंट्री कौन सी आती है उत्तर पश्चिम की? वो आती है पाकिस्तान। कौन सी? पाकिस्तान। सो फिर ये कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर क्या हुआ, आरंभिक मानव ने सबसे पहले गेहूं उपजाया। क्या उपजाया? गेहूं उपजाया। यहाँ पर पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ पर जो आरंभिक मानव था तो यहाँ पर सुलेमान और किरतर पहाड़ियों में उसने सबसे पहले गेहूं उपजाया था। अभी मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ कि उसने यहाँ पर सुलेमान और किरतर पहाड़ियों का कुछ स्ट्रक्चर हो, कुछ उसकी विशेषता हो, ये सारी चीज आप मुझे कमेंट्स में बताओगे या फिर जो लोग मुझसे पर्सनली जुड़े हैं यानी कि मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। अभी आप लोगों को एक बात क्लियर करता हूं कि अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो यार इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ। इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, सब लोगों को मैं रिप्लाई देता हूँ। सो आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा है या फिर आइकॉन के बटन में जो भी आपको आई बटन में जो कि आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल रही है उसे जाकर फॉलो करो इंस्टाग्राम के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, आई विल रिप्लाई। ओके, और हम यहाँ पर बहुत सारे उसके बारे में और डिस्कशन करने वाले। ओके, तो
सुलेमान और कृतर पहाड़ियों का इतना ही हमारे लिए मतलब आवश्यक है। ओके, बाद में सिंधु नदी और गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनके आरंभिक नगर। अभी सिंधु नदी को तो देखो भाई, सबसे पहले सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनके कुछ नाम लिख के दे रहा हूं, वो ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। कितनी हुई गिनो? 3 और 2 5। ये 5 क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है। और अभी इनके जो तट पर क्या हुए, कुछ नगर बसे, जैसे मगध वगैरह हो गया, ऐसे बहुत सारे नगर यहाँ पर बसे जो कि आरंभिक नगर थे। कहाँ पर बसे? सिंधु नदी की सहायक नदियां जो है झेलम, चेनाब, रावी और व्यास, उनके तट के ऊपर वो कुछ नगर के बसे थे। और जैसे कि अभी हम आगे थोड़ा सा और आगे जाएंगे, गंगा नदी की तरफ देखेंगे। अभी गंगा नदी की थोड़ी सी हिस्ट्री ज्यादा है भाई, गंगा नदी को हमें थोड़ा सा इन डिटेल में देखना पड़ेगा। ओके, अभी गंगा नदी की तो सहायक नदी सोन नदी है, और साथ ही में वो तो बाद में बताऊंगा, पहले हम जानेंगे कि सहायक की गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे होती है, आखिरकार गंगा नदी किसे कहते हैं। सो ये क्या है? गंगोत्री हिमनद है। कौन सा हिमनद? गंगोत्री हिमनद है, जो कि क्या है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहां से अलकनंदा प्रयाग से भागीरथी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और आगे हो जाकर उस ग्लेशियर से मिक्स हो जाती है। तो उस जो संगम होता है अलकनंदा नदी से, और आगे जाते क्या करती है? अलकनंदा नदी से वो मिल जाती है। यानी क्या है? भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अलकनंदा नदी का और भागीरथी नदी का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आगे चलकर क्या बनता है? गंगा नदी के स्वरूप में हमें देखने को मिलता है। और आगे चल के वो पश्चिम बंगाल में वो बही जाती है। ओके, अब ये जो गंगोत्री हिमनद है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। गंगोत्री हिमनद क्या है? गंगोत्री हिमनद देखो, एक हिंदू का तीर्थ है, और साथ ही में क्या है वो कि एक ग्लेशियर तो है ही, और साथ ही में 27 घन किलोमीटर रखने वाला हिमालय की एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी है। ओके, और साथ ही में चीन से, यानी कि तिब्बत से सीमावर्ती रखता है, तिब्बत से सीमावर्तित है। ओके, गंगोत्री हिमनद क्या है? तिब्बत से सीमावर्तित भी है, हिंदू का तीर्थ भी माना जाता है, और 27 घन किलोमीटर की लंबाई में वो क्या है? फैला हुआ है। ओके, और साथ ही में गंगा नदी के प्रमुख स्रोतों में से भी वो एक है। मतलब गंगा नदी का क्या है? वो प्रमुख स्रोत है, प्रमुख स्रोत। अभी गंगा नदी का कैसे स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, गंगोत्री हिमनद के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जो कि भागीरथी नदी से निकलती है और देवप्रयाग में आगे चल के वो अलकनंदा से मिल जाती है, और इन दोनों के संगम को आगे हम गंगा नदी कहते हैं। ओके, यानी कि भागीरथी प्लस अलकनंदा का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा नदी कहते हैं। और जो कि आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में अच्छी तरीके से मिल जाती है। ओके, सो अभी इस टाइप से हुआ गंगा नदी की उत्पत्ति, गंगा नदी हुई, निर्मित हुई। अभी जैसे कि अभी इसमें आप यूके का पता लगा सकते हो, यानी उत्तराखंड, और इसमें उत्तरकाशी जिला वगैरह आप खोज के आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अभी गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सोन नदी है। कौन सी नदी? सोन नदी, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी एंड महानदी। गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, सोन नदी, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी और महानदी, उस टाइप की उसकी सहायक नदियां हैं। और ये जो सोन नदी है ना भाई, उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है। सोन नदी जो है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें इन डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हमें महत्वपूर्ण है। इस सोन नदी के किनारे
इस सोन नदी के किनारे मगध की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? मगध की। मगध यानी कि क्या? पुरानी उसकी राजधानी राजगृह थी। बाद में वो पाटलिपुत्र यानी कि पटना बना, जो कि अभी वास्तविक में बिहार में स्थित है। ओके, बिहार का प्राचीनतम नाम मगध, मगध की पहली राजधानी राजगृह थी। फिर बाद में उसका इवोल्यूशन हुआ पटलिपुत्र में यानी कि पटना में, जो कि अभी वास्तविक बिहार में स्थित है। ओके, और साथ ही में अभी सोन नदी को पकड़ा था। थोड़ा सा जान लो यार, कहीं बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं यार, हम इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं भाई। तुझे आईएएस बनना है, क्या सोचा है आईएएस बनने के? हम रोज स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस देखते हैं आईएएस का। टीवीएफ एस्पिरेंट्स कितने बार देख लिए बच्चों ने, आपने भी देख ली होंगी। उसमें कितना अच्छे तरीके से एसके सर रहो या कोई भी रहो, जिन्होंने मतलब उनकी स्टोरी को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। तो हमें अभी पढ़ना भी है, हमें थोड़ा सा इस नॉलेज की तरफ भी आना है। मतलब कहीं कहीं क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको मोटिवेशनल वीडियो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, लेकिन जैसे पढ़ाई की वीडियो अगर आ गई तो ये बोलते हैं यार जाने दो, अमोल सर है तो करके हम देख रहे हैं, नहीं तो हम किसी की वीडियो सर देखते ही नहीं। लेकिन फिर भी वीडियोस तो देखनी चाहिए। आप किसी भी टीचर से पढ़ो, मुझसे पढ़ो, विकास सर से, किसी से पढ़ो को मतलब यहाँ पे आप किसी से भी पढ़ो, लेकिन माइंड के साथ लगा के पढ़ो, क्योंकि आपको हर किसी चीज से अगर आपको बता रहा है तो हमेशा कुछ ना कुछ बेनिफिट से रहता है। भाई मैं तो किसी से भी पढ़ता हूँ, मैं तो मुझसे छोटे से लोगों से भी पढ़ता हूँ और मुझसे बड़े लोगों से भी मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि क्या है कि पढ़ने की कभी कोई सीमा नहीं होती और पढ़ने की कभी आयु कभी खत्म नहीं होती है। तो जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप खुद निखरोगे। ओके, सो बाकी तो समझदार हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कंसंट्रेशन हमेशा एकदम कड़क रहना चाहिए। सोन नदी के बारे में जान रहे थे। सोन नदी का भी जो प्राचीनतम नाम था वो था सोहन था। क्या था? सोहन था। क्या नाम था? सोहन। और ये जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक, कौन सा? अमरकंटक पर्वत से निकलती है। अमरकंटक पर्वत से पहाड़ से निकलकर 350 मील का चक्कर काटती। कितने? 350 मील का चक्कर काटती है। और बाद में 350 मील का चक्कर काटने में पटना से पश्चिम की गंगा में बह जाती है। पटना से पश्चिम की गंगा में बह जाती है। पश्चिम गंगा में बह जाती है। ओके, मिल जाती है जाकर। अभी ये जो है और उसका जो पानी है वो निर्मल है, बहुत ही ज़्यादा निर्मल और मीठा भी माना जाता है। मीठा भी माना जाता है, निर्मल और मीठा भी माना जाता है। ओके, सो इस टाइप से था। सोन नदी का भी अच्छे तरीके से हिस्ट्री हमने देख ली। अभी बाद में आते हैं मगध के 2 शक्तिशाली शासक। अभी आप बोलेंगे कि सर आप कहीं ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे हो ना? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बनाया था, लगभग 9 से 10 महीने पहले। तब इतनी अच्छी टीचिंग क्वालिटी नहीं थी, बिकॉज नया था यार, और साथ ही में इतना कुछ नॉलेज भी नहीं थी। तो तब मैंने बहुत कुछ सारी चीज़ें मतलब मैंने क्लियर कराई थी कि इंडिया का इंडस नाम किसने दिया, भारत नाम कैसे आया, हिंदुस्तान कैसे फैला, और पुरातत्वविदों को अतीत के बारे में जानने के लिए हम मैन्युस्क्रिप्ट से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं, जिसमें मैंने पांडुलिपि का अच्छी तरीके से विश्लेषण और बहुत ही अच्छे तरीके से करके बताया था। जो अगर आप चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो भी जाके पार्ट 1 को बिल्कुल आप अच्छे से देख सकते हो। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ वही पॉइंट में कवर कर रहा हूँ जो कि हमें यूपीएससी के नज़रिए से पढ़ने चाहिए और हमें उसे इन डिटेल में देखना चाहिए। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट जो हमारा मगध के 2 शक्तिशाली शासक थे, कौन थे भाई? महापद्मनंद। महापद्मनंद नाम कहीं सुना है क्या आप लोगों ने? लग रहा होगा सर ये महापद्मनंद कहाँ से ला रहे हो, और यही एक शासक की आज आप लोगों को मैं कहानी बताने वाला हूँ, जिस कहानी को चलते हुए आप लोग आपकी लाइफ में हमेशा समाधानी रहने वाले हो, और प्लस अपने लक्ष्य के प्रति आप हमेशा गिव अप नहीं करोगे। ओके, 1 सेकंड गाइस। ओके, सो आगे बढ़ते। मगध के 2 शक्तिशाली शासक कौन कौन थे? बिंबिसार। कौन सा? बिंबिसार एंड अजातशत्रु। ओके, बिंबिसार और अजातशत्रु। पहले दोनों के बारे में बताता हूँ, बाद में कहानी सुनाता हूँ। ओके, पहले दोनों के बारे में अच्छे से जान लेंगे और फिर बाद में हम कहानी सुनेंगे। ओके,
अभी ये जो बिंबिसार था, बिंबिसार का कालावधि हमें आता है 508। अभी महापद्मनंद भी बोला था ना, एक महापद्मनंद। महापद्मनंद यानी कि क्या, एक शक्तिशाली और प्रमुख यानी कि मेन शासक, एक शक्तिशाली शासक, उसका अर्थ क्या होता है, महापद्मनंद। ओके, अभी बिंबिसार का जो कालावधि था वो था 558 से 491 ईसा पूर्व। उसका प्राचीन नाम था श्रेनिक, उसका प्राचीनतम नाम था श्रेनिक, नाम था उसका प्राचीनतम नाम। और ये जो था, ये पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, लेकिन बाद में उनकी पत्नी रानी चेलना के उपदेश से वो जैन धर्म के ऊपर भी वो आस्था रखने लगे। उसके पीछे का क्या सच था वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और अभी अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु उन्हीं के बेटे थे, उन्हीं के क्या थे, बेटे थे। लेकिन भाई अजातशत्रु इतना खतरनाक था कि उसने अपने बाप को ही मार डाला था। क्या जमाना है था यार, उसने अपने बाप को कैद में कर दिया था और बाद में उसे मार डाला। क्यों मार डाला, तो उसका पे थोड़ा सा प्रेम का विषय था। वो अपनी मामा प्रसन्नजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। कौन, मामा की पुत्री, हाँ, प्रसन्नजीत की पुत्री थी वजीरा से वो प्रेम करता था। लेकिन जो बिंबिसार था, बिंबिसार को कहीं ना कहीं वो मतलब एक्सेप्ट नहीं था। तो अजातशत्रु मतलब उनके खिलाफ था। अजातशत्रु चाहता था कि मैं उनसे ही विवाह करूं। और साथ ही में दूसरा ये भी रीजन था कि बिंबिसार ने अजातशत्रु को युवराज तो घोषित कर दिया था, कि यानी कि युवराज घोषित करना मतलब कि क्या, कि बिंबिसार के मृत्यु के बाद में जो युवराज रहेगा वही क्या करेगा, इस राज्य का शासक या उस राज्य का राजा बनेगा। अभी अजातशत्रु तो प्रेम तो करता था, उसे पता था कि मेरे पापा जब तक जिंदा है तब तक वो तो प्रेम कोई मतलब सफल नहीं होने वाला है। और साथ ही में उसे राज्य की भी बहुत ज्यादा कामना थी, तो राज्य की जल्दी से पाने की कामना में उसने अपने बाप को जेल में डाला, कैद में डाला और बाद में उसकी मृत्यु भी कर दी। ओके, और इसका जो काल था अजातशत्रु का 483 ईसा पूर्व का, उसी टाइम पर एक और चीज भी नहीं आ रही थी। क्या आ रही थी यार, थोड़ा सा इन डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो ये हमें गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण की एक चीज यहाँ पर पता चलती है कि तब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी और वो क्या कर रहे थे, उनकी अस्थि को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे शासकों ने प्रयत्न किए थे। उसमें अजातशत्रु एक प्रमुख था कि जिसने भी क्या किया था, गौतम बुद्ध की मतलब ने क्या, ये अस्थियां मिलाने में प्रयत्न किया था। ओके, सो इस तरीके थे ये दो महत्वपूर्ण शासक थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक लंबे समय तक शासन किया था। फिर बाद में उनका शासन कैसे था, वो शासन किस टाइप से आगे चला या नहीं चला, उनका नहीं क्या मतलब क्या बोलते, उनका विनाश कैसे हुआ, ये सबका सब मैं पढ़ाऊंगा, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। ओके, और अभी तो यूट्यूब के ऊपर डेली अभी कंसिस्टेंसी तो आ चुका हूँ, सिर्फ आप लोगों का मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए गाइस। ओके, सो अभी मैंने जैसे कि वादा किया था आपको शुरुआत में कि मैं आपको लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी के बदौलत आप आपकी जिंदगी में हमेशा समाधानी रहोगे। ओके, सो इस कहानी का समय आ चुका है। देखो अभी कोई लोग कहानी का नाम सुनते ही कैसे उनके चेहरों के ऊपर स्माइल आ जाती है, कि पता है सबको कि अमोल सर की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ही होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले कहानियां भी सुनाई है, तो आप लोगों को डायरेक्टली कमेंट्स में मेंशन करते हो कि कहानियों से मजा आता है करके। तो ऐसे ही अभी एक कहानी सुनाने वाला हूँ इस बिंबिसार की, यानी कि उस श्रेनिक की। तो अभी ये जो बिंबिसार का पहला नाम क्या था, हमें पता चल गया कि उसका नाम श्रेनिक था। ओके, सो उसका नाम क्या था, श्रेनिक था। और फिर वो नाम श्रेनिक होने के बाद में उसकी उसका नाम श्रेनिक था। तो अभी उसकी मैं एक महत्वपूर्ण एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि हमें बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत ज़्यादा सीख देती है। अब ये जो श्रेनिक था, श्रेनिक का नेचर जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसकी पत्नी जो भी थी चेलना महारानी की, उसके उपदेश से वो बाद में जैन धर्म की तरफ वो मुड़ गया, यानी कि उसकी आस्था उसके तरफ बढ़ गई। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या था, वो स्टोरी क्या थी, तो ये स्टोरी आज हम देखने वाले हैं और इसके साथ ही हमें वो सीख भी मिलने वाली है, जिसके बदौलत हम या फिर बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, अपनी जिंदगी में खामोखा बर्बाद, अपनी जिंदगी बर्बाद यानी कि खराब कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी मतलब चीजें सामने दिखाई देती। अभी जो राजा श्रेनिक था
वो भी मतलब नहीं क्या, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। और ये जो रानी चेलना थी वो जैन धर्म के ऊपर आस्था रखने वाली थी, और जैन धर्म के ऊपर आस्था रखने के साथ साथ में वो मुनियों को और ऋषि मुनियों को और बाद में देवी देवताओं को मानती थी। और ऋषि मुनियों को मतलब जैसे उनको सीख मिल जाती थी ना कि आप ये करो, आप ये करने के बाद में आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो उस टाइप का रानी चेलना का क्या था, थोड़ा ज्यादा ही मतलब वो क्या था, एकदम विश्वास था ऋषि मुनियों के ऊपर। और वो क्या करती थी, उनके कहने के मुताबिक वो चलती थी। अभी जो राजा था, राजा में भी कोई बुरी बात नहीं थी यार, राजा भी अच्छा आदमी था, लेकिन उसका एक ही दोष था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। तो एक दिन ऐसे ही राजा रानी घूम रहे थे अपने वो दोनों मतलब नहीं, उनका एक नेचर था कि वो दोनों अपने मतलब जो भी उनका जो साम्राज्य था उस साम्राज्य में घूमते थे, जनता की देखभाल करते थे, कहाँ पर क्या चल रहा है सारी चीज़ों को मतलब देख रेख करते थे। तो उसी एक दिन में वो ऋषि मुनियों को मिलने जाता है अपनी पत्नी के साथ में, अपनी धर्म पत्नी चेलना के साथ में। तो जंगल से जाते हो ऋषि मुनियों को मिलते, और बाद में जब वो जंगल से रिटर्न आते, तो जंगल से जब वो रिटर्न आते हुए उन्हें एक जंगल में एक ऋषि मुनि दिखाई पड़ता है, जो कि एकदम अल्प वस्त्र में झाड़ के नीचे बैठकर उनकी आस्था करते रहते हैं, यानी कि उनके वो मुद्रा में वो रहते हैं, उनकी आस्था की मुद्रा में वो रहता है। अभी जो रानी थोड़ा सा सोचती है कि यार कहाँ मैं इतने ऊनी वस्त्र में भी ठंड से ठिठुर रही हूँ, लेकिन ये ऋषि मुनि की कमाल है यार, वो क्या कर रहा है कि इतने ठंड में भी अल्प वस्त्र में भी अपनी मुद्रा में इतना विलीन है, और साथ ही में वो इतने अच्छे तरीके से अपनी मुद्रा को आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो रानी को उसकी एक चीज अच्छी लगी, और जब रानी घर पे गई, रानी सो गई रात में, और जब अगर उसकी गलती से उसका एक हाथ रजाई से बाहर रह गया, और जब उनकी हवा चली मतलब एकदम खतरनाक हवा चली, तो उनके खिड़की में से एक मतलब हवा का प्रवाह आया, और ये रानी को मतलब हवा में उसका हाथ एकदम कड़क गया, हवा में उसका ठिठुर सा गया। सो रानी को मतलब इसकी डायरेक्टली ऐसा वो तकलीफ हुई ठंडी लगने के बाद। आपको कैसा लगता है, आप अगर सोए हुए हो अचानक से ठंड लग जाती है, हाँ ऐसे महसूस होता है ना, तो उस टाइप से मतलब रानी का हाल हो चुका था। तो अभी रानी को डायरेक्टली क्या हुआ, उस ऋषि मुनि की स्मृति ध्यान में आई कि यार कि वो क्या करता होगा उतनी ठंडी में, और वो कैसा होगा, कहाँ पर रह रहा होगा। तो ये हल्के से राजा के कान के ऊपर चला जाता है। तो राजा को क्या लगता है, राजा सोचता है कि कहीं ना कहीं रानी महारानी चेलना किसी पुरुष के ऊपर आसक्त हो चुकी है, और उसका मन उसकी तरफ लग चुका है, और वो मुझे धोखा दे रही है। और वो सोचता है कि यार मैंने उसे इतना प्यार किया, मैंने उसे इतनी संपत्ति दी, लेकिन नारी का क्या भरोसा दे सकते, नारी तो कभी भी बदल सकती है, ऐसा सोचते हैं। और राजा का नेचर तो मैंने बताया था कि वो पहले ही गुस्सा करने वाला है भाई। तो जैसे ही दिन निकलने के बाद में राजा एकदम गुस्से में था, बाहर आया, उसे उसका महामंत्री दिखाई देता है। राजा ने आव ना देखा ना ताव देगा, महामंत्री को डायरेक्टली आदेश दे दिया कि ये जो रानी चेलने का जो महल है उसे जला दो करके, उसे जला दो। सो अभी राजा चल गया, राजा को लगा अब ये तो जला देंगे, और राजा को थोड़ा सा स्ट्रेस में भी था, टेंशन में भी था। तो फिर राजा ने सोचा कि मैं महावीर वर्धमान से जाकर मिल के आता हूँ, यानी कि महावीर वर्धमान से मिलकर आता हूँ। तो उनकी तरफ जाने को मोड़ देते, और महामंत्री जो है, महामंत्री अभी क्या करते देखते। अभी फिर जैसे ही राजा महावीर जी के पास जाते हैं, जैन धर्म के अनुयायी 24वें तीर्थकार महावीर वर्धमान उनके पास जाते, तो उनके पास जाने के बाद में वो उन्हें अपना कृत्य तो बताते नहीं है, लेकिन वो बातों बातों में वर्धमान को समझ जाता है, महावीर जी को समझ जाता है कि ये कहीं ना कहीं मुझसे ये बात छुपा रहे हैं, और उन्हें समझ में आ जाता है। और साथ ही में उनके मुख से एक शब्द निकल जाता है महावीर के कि राजा चेतक की 7 पुत्रियां सती है करके, यानी कि जो मुनि था वो कौन था, राजा चेतक था। और राजा चेतक की 7 पुत्री यानी कि रानी चेलना भी क्या आ रही थी, चेतक की पुत्री आ रही थी। तो राजा को एकदम अचानक से ये विचलित हो गया। राजा ने फिर ये सच जानना चाहा कि बोला वर्धमान जी आप मुझे सच बताइए क्या सच है करके। सो वर्धमान जी ने उन्हें सारा सच बताया कि रानी ने ऐसा क्यों किया, रानी को उनके बारे में क्या बोलते आस्था के ऊपर फीलिंग्स भावनाएं क्यों निर्माण हुई। सो इसके बाद में राजा ने अपना सारा कृत्य उन्हें बताया। राजा ने कहा
मैंने तो मेरे गुस्से में कहीं अनर्थ तो नहीं कर दिया, महामंत्री ने कहीं ये महल तो नहीं जला दिया होगा ना। तो अभी राजा जल्दी से जल्दी भागते हुए दौड़ते हुए निकलता है। जैसे ही उसके आसपास आता है तो उसे दिखाई देता है कि उस महल से कहीं धुआं निकल रहा है। तो राजा अभी टेंशन में आ जाता है, विलुप्त रूप में हो जाता है, विलाप करने लग जाता है। वो बोलता है कि मैंने गुस्से में क्या कर दिया, मैंने मेरी रानी को जला दिया गुस्से में, और रोने को लग जाता है, विलाप करने को लग जाता है। और सामने महामंत्री आता है तो महामंत्री के साथ में बिल्कुल विलाप करने लग जाता है। तो महामंत्री उन्हें समझाते। महामंत्री जब राजा का विलाप शांत होता है तब महामंत्री उन्हें हिम्मत देते हुए कहते हैं, महाराज आपकी रानी सुरक्षित है, महारानी जी को कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने महारानी को एकदम सुरक्षित रखा है। तो फिर राजा बोलता है तो ये धुआं कैसे निकल रहा है, तुमने क्या जलाया, रानी को नहीं जलाया? तो फिर महामंत्री बोलते हैं कि महाराज जैसे ही आपने मुझे आदेश दिया था तो मुझे ये बात तो पता चली गई थी कि आप किसी को भी विकारण डायरेक्टली मृत्यु दे नहीं सकते, और ये तो आपकी पत्नी है, तो जरूर आपको कोई ना कोई गलत फहमी हुई है और आपको सच नहीं पता है और आपने गुस्से में यह आदेश दे दिया। लेकिन आपका आदेश मैं तोड़ भी नहीं सकता था, लेकिन महारानी को बचाना भी मेरा एक कर्तव्य था। तो फिर मैंने सिर्फ एक काम किया, महारानी को सुरक्षित रखा और महल में घास फूस और कुछ कपड़े वगैरह जला दिए। राजा को बहुत सारा खुशी प्राप्त हुई और राजा ने चेलना को साथ मिलाया, चेलना को हक किया और उसे एक विश्वास पूर्वक जताया कि मैं आज के बाद कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा और साथ ही में उस सच के पीछे जानने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अब इस चीज़ से हमें क्या समझ में आता है कि जब भी हम किसी के ऊपर गुस्सा करते या जब भी हम एंग्री मोड में रहते तो हम सबसे पहले खुद का नुकसान कर लेते, बाद में सामने वाले पर्सन का नुकसान होता है। ये वाक्य छोटा है लेकिन जिसको समझ में आया वो अपनी लाइफ में समझ आए। जैसे कि अभी उससे आप थोड़ा सा अपनी नहीं गया प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखो। जैसे कि अभी आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, अभी उस जीवन में हमें यूपीएससी की तैयारी करते हुए बहुत सारे मोड़ों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से हमें लड़ना पड़ता है, समाज से हो गए, बहुत सारे फैमिली से हो गए। तो हम कभी कभी क्या करते थे, छोटी छोटी चीज़ों से गुस्से हो जाते थे, बोलते नहीं आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, तो गुस्से करने लग जाते, किसी के ऊपर चिल्लाते, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, कोई ये हो। तो हमें इस चीज़ में थोड़ा सा शांत रहना चाहिए और हमें मतलब यही समझना चाहिए कि जो गुस्सा होता है, गुस्सा सबसे पहले विकारण वाला गुस्सा सबसे पहले हमारा खुद का नुकसान करता है, बाद में सामने वाले का नुकसान होता है। इसको यही बात कहूँगा, जब हम पावर में नहीं है तो हमें थोड़ा सा खामोश रहना चाहिए और काम करना चाहिए। ओके, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत सारी पसंद आई होंगी और मैं आप लोगों को एक और दावा देता हूँ कि आज के बाद में अमोल सर ऑलवेज कंसिस्टेंसी रखने वाले यूट्यूब के ऊपर, और बहुत सारी हमारी अच्छी टीम भी बन चुकी है गाइज, और इसके बदौलत हमारी आज अभी एवरी संडे को आपको एक एक वीडियो देखने को मिलेगा। आप लोगों का बस यही काम है, वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर कमेंट्स में बताना है, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट्स कर लो, और इंस्टाग्राम की लिंक भी दी है, जल्दी से आओ, फॉलो करो, चैट करो और बहुत सारा डिस्कशन करते। ओके, सो गाइज मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।